एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि टेलर पहले कहाँ गए थे, एक पिन बनाने वाली फैक्ट्री में गए थे, एक पिन बनाने वाली कंपनी में गए थे, जहाँ पे हमने क्या देखा था कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि जहाँ पे एक जो पर्सन है, अगर दिन के वो 100 पिन बनाता है तो इसी के काम को डिवाइड करना है, बिटवीन 4 to 5 पर्सन के बीच में डिवाइड को काम करना है। जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो जो दिन में जो एक पर्सन है जो दिन में 100 पिन बनाता है, वही 1 आवर के 100 पिन जहाँ पे बन जाएंगे, तो दिन के बहुत सारे पिन बन जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो कंपनी है उसकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी, कंपनी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और उन्होंने बोला था जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स क्या है, वो मशीन की तरह उनको काम करना है। और अगर हमने अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमने उनको टाइम दिया है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उस टाइम को रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि एक पर्सन है, उसको टास्क दिया है आपको 14 डेज़ में, आप 14 डेज़ में 7 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करोगे। बट इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू टेलर, इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमें अपनी कंपनी में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने काम दिया है कि एक पर्सन 14 डेज़ में 7 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, हमने ये जो 14 डेज़ का टाइम दिया है इसको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, इसको कम करना है। और यहाँ पे जो एक पर्सन है 7 डेज़ में क्या करेगा, 7 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगा। और 14 डेज़ में वो कितने करेगा, इंस्टेड ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स तो वो 14 प्रोजेक्ट्स को सबमिट करेगा। तो इससे क्या निकलेगा, इससे जो हमारी कंपनी है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और प्रोडक्टिविटी निकलेगी। और उन्होंने एक वर्ड दिया था कि जितनी सारी कंपनीज हैं उनको क्या यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्शन लाइन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग को मशीन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो उन्होंने बोला था जब भी हमने स्टाफ को रिक्रूट करना है तो यहाँ पे मैनेजर जो फंक्शनल फोरमैनशिप, एक फंक्शन हमने उसका पढ़ा था, फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैनेजर है वो मेन रेस्पॉन्सिबल है। तो मैनेजर का काम क्या है कि वो साइंटिफिक तरीके से, रूल ऑफ थंब मतलब होता है कि अपनी अपनी मर्जी से हम यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड हमने उनको रिक्रूट करना है। हमने पहले उनको ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट करके रिक्रूट करना है। तो साइंस पे फोकस किया है, रूल ऑफ थंब को उन्होंने अपोज किया था। साइंटिफिकली तरीके से क्या करना है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेन करना है, एफिशिएंट वर्किंग को यूज़ करना है, और वर्कलोड जो है वो डिवाइड करना है बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, और पे बेस्ड ऑन रिजल्ट। अगर पे बेस्ड ऑन रिजल्ट मतलब जैसा वो रिजल्ट देंगे, अगर जैसे हमने बोला है उनको कि आप 14 डेज़ में क्या करो, 14 डेज़ में 14 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, 14 प्रोजेक्ट्स को सबमिट करना है। अगर उन्होंने 14 डेज़ में 14 प्रोजेक्ट्स को सबमिट किया तो उनको बोनस मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। बोनस क्या मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी अगर 30,000 पे है, तो अगर उन्होंने टाइम पे जो प्रोजेक्ट है उसको सबमिट किया 14 डेज़ के अंडर, 14 जो प्रोजेक्ट्स है वो सबमिट किए, तो उनको एक्स्ट्रा बोनस क्या मिलेंगे, प्लस 2,000 उनको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, वो क्या है, वो उनको बोनस दिया जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब रिवार्ड रीइंफोर्स किया जाएगा। बट अगर उन्होंने काम नहीं किया, मतलब रिजल्ट उनका अच्छा नहीं है, तो फॉर एग्जांपल उनको 30,000 पे है, तो इसमें से उनको काट देंगे, ये उनकी पनिशमेंट है, ओनली 15,000 ही रखेंगे। ठीक है, तो वही बोला है यहाँ पे, पे बेस्ड ऑन रिजल्ट के बेसिस पर पे देनी है। तो ये किसने बोला था, ये टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि टेलर का कहना क्या है, मैन को मशीन की तरह क्या करो, मैन को मशीन की तरह यूज़ करो, उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, अब खुद ही सोचो यहाँ पे कि हमने बोला कि 7 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जैसे 14 प्रोजेक्ट्स पहले बोला था 7 डेज़ में कंप्लीट करना। फिर टेलर के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी है, हमें अपने जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर चाहिए, उसको अगर इंक्रीज़ करना है, हमने जो ये 7 प्रोजेक्ट्स 14 डेज़ में कंप्लीट करने, इसी टाइम को हमने रिड्यूस करना है। और यहाँ पे 14 प्रोजेक्ट्स वो 14 प्रोजेक्ट्स 14 डेज़ में कंप्लीट करे। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी निकलेगी। अब यहाँ पे जो टेलर है, टेलर ने तो ये फोकस ही नहीं किया है कि यहाँ पे जो इंसान है वो थक भी जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। जैसे आप हो, आप अगर कुकिंग करोगे, तो कुकिंग के एग्जांपल हमने क्लास में भी ली थी, तो यहाँ भी मैं लूँगी। तो जैसे आप कुकिंग करोगे, तो कुकिंग जैसे आप 3 आवर्स कंटिन्यूअसली 3 आवर्स कुकिंग कर रहे हो, बट क्या आप कंटिन्यूअसली 3 डेज़ कुकिंग कर सकते हो? नहीं ना, आप थक भी सकते हो, आप बीमार भी हो सकते हो। वैसा कुछ सीन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टेलर ने बोला ही नहीं है कि इंसान की भी कोई नीड है, वो सेटिस्फाई होता है या डिससेटिस्फाई होता है, उसके भी कोई इमोशंस हैं, वो भी थकता होगा, ऐसा कुछ नहीं। उनको बिल्कुल मशीन की तरह कंसीडर किया है कि मशीन की तरह आप इनसे काम कराओगे। ठीक है, तभी हमारी जो कंपनी है उसकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। क्लियर है यहाँ तक? होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। ये किसने दिया है, ये एल्टन मायो ने दिया है। एल्टन मायो ने दिया है। आप इसको कैसे याद रखोगे, एल्टन मायो, मैं आपको लास्ट में इसकी ट्रिक बोलूँगी, पहले आप इसको समझो। देखो, एल्टन मायो ने ये जो अप्रोच थी, किसने दी थी, ये जो एल्टन मायो ने जो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच दी, तो उन्होंने जो टेलर ने अप्रोच दी थी, तो टेलर ने कौन सी अप्रोच दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो टेलर ने क्या बोला था, ह्यूमन को कैसे, ह्यूमन जो है वो मशीन है और उनको हमने मशीन की तरह ही ट्रीट करना है। हमें कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए। और प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, जब हम जो टाइम लाइन हमने दिया है उसको रिड्यूस करेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा साइंस पे फोकस किया है, रूल ऑफ थंब पे फोकस नहीं है, रूल ऑफ थंब को उन्होंने अपोज किया है। ठीक है, बट ये जो आइडिया इन्होंने दिया था, ये जो एल्टन मायो है, एल्टन मायो ने
ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर ने दी थी, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, इंसान तो इंसान है सॉरी, इंसान तो इंसान थक भी सकता है, उसको और भी इमोशनल नीड्स भी हैं, सोशल नीड्स भी हैं, उनको कोई घर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा हम उसको, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको हम मशीन की तरह, जैसे किसने बोला था, टेलर ने बोला था, उसको हम मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला ह्यूमन बीइंग्स को हम मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो एल्टन मायो है, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को यूएसए भेजा, शिकागो इन्होंने बोला जाओ, और जो कंपनी है, कंपनी के वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर आप स्टडी करके आओ, उनके ऊपर आप रिसर्च करके आओ। और वो जो स्टडी की उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, वो कहाँ पे किया, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में किया। ठीक है, तो एल्टन मायो ने अपने स्टूडेंट्स को भेजा कि आप यूएसए जाओ, शिकागो में वहाँ पे एक कंपनी है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, वहाँ पे स्टडी करके आओ, जो रिजल्ट वहाँ पे निकलेंगे वैसे ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में गए शिकागो में, और ये जो स्टडी की, ये जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम रखा, हावथॉर्न स्टडीज़। ठीक है, हावथॉर्न स्टडीज़ का नाम इन्होंने रखा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कितने फेजेस में किया, 4 फेजेस में। वेट अ सेकंड, ओके, 4 फेजेस में किया, 2 3 4। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, आप ऐसे याद रख लेना, IRM। इरम कहाँ गई, इरम बैंक गई। तो IRM क्या है, आई से क्या है, पहला इल्यूमिनेशन फेज, एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो आप, फेज भी बोल सकते हो। फर्स्ट फेज कौन सा है, इल्यूमिनेशन फेज, और इसका आपने ईयर भी याद रखना है, कब से कब तक है। फिर दूसरा आता है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तो ये जो फर्स्ट वाला इल्यूमिनेशन फेज था, यहाँ पे लाइट से रिलेटेड था, कि जिस कंपनी में, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करते थे ना वो, तो सबसे पहला लाइट वाला देखा उन्होंने, पहले कम लाइट रखी और फिर उन्होंने ज़्यादा लाइट रखी। मतलब वो ये देखना चाहते थे, जब हम एम्प्लॉइज़ को कम लाइट रखते हैं तो वो कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं, और जब हम इनको ज़्यादा लाइट रखते हैं वो कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। दूसरा रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये मैंने आगे लिखे, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ईयर भी इसका याद रखना है। तो पहले तो क्या किया पहले ये किया इल्यूमिनेशन, लाइट कम ज़्यादा रखी, वो ये देखना चाहते थे कम लाइट में वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, और ज़्यादा लाइट में वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे वो ये देखना चाहते, वो उन्होंने यहाँ पे टाइम टेबल चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, आप भी स्कूल जाते हो या ऑफिस जाते हो, आपने कहीं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, आपको पता है मुझे सुबह 8 AM निकलना है और शाम को 3 PM वापस आना है। ठीक है, ये तो आपको पता है, बट अगर आपको डेली रूटीन में टाइम टेबल चेंज करेंगे, ओब्वियसली आप भी परेशान हो जाओगे, आप भी कुछ तो सोचोगे ना। ठीक है, तो 8 AM टू लेकर 3 PM तक, अब कभी कभी उनको 9 AM से लेकर 12 PM तक रखने लगे टाइम, कभी कभी उनको शाम को 4 PM से लेकर 10 PM तक रखने लगे टाइम। मतलब यहाँ पे उनके लिए जो वर्किंग प्लेस है था, वर्किंग कंडीशंस थी, उनमें टाइम टेबल में चेंजेस आने लगे। ठीक है, अब पहले उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, लाइट से रिलेटेड, कम ज़्यादा लाइट रखी। उसके बाद उन्होंने टाइम टेबल चेंज किया कि जब हम वो ये देखना चाहते थे कि जब हम फिक्स टाइम टेबल रखते हैं तो जो ये वर्कर्स हैं वो कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं, और जब हम टाइम टेबल में चेंजेस करते हैं वो कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। फिर आता है मास इंटरवीनिंग, एम से क्या है, मास इंटरवीनिंग का ईयर भी आपने याद रखना है। तो मास इंटरवीनिंग में क्या है, अब सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले टाइम टेबल चेंज किया, यहाँ पे लाइट को कम ज़्यादा किया, फिर टाइम टेबल चेंज किया, कभी 4 बजे रखा, कभी 5 बजे रखा, कभी 6 बजे रखा, है ना। तो टाइम टेबल चेंज, अब ये देखना चाहते थे, अब जो थर्ड में है ये देखना चाहते थे, इनकी फीलिंग्स देखना चाहते थे, इनके इमोशंस देखना चाहते थे, कि जब हम पहले तो हमने टाइम टेबल चेंज किया। ठीक है, पहले हमने लाइट चेंज की, कम ज़्यादा रखा, फिर हमने टाइम टेबल, अब इनकी जो इमोशंस हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, वो ये जानना चाहते थे, ये सोचते क्या है इंटरव्यू लेके। फिर बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, बैंक वायरिंग में वो ये देखना चाहते थे कि जो पर्सन हैं, मतलब जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो अकेले में कितना इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं, वो ग्रुप में कितना इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। क्या वो ग्रुप में ज़्यादा काम करते हैं इफेक्टिव तरीके से, या क्या वो ग्रुप में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं, या वो अकेले काम करते हैं। ठीक है, तो वो यही देखना चाहते थे। अब हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे छोड़ो इसको, ये मैं बाद में समझाऊंगी। तो हावथॉर्न स्टडीज़ उन्होंने की, वेट अ सेकंड, हाँ, तो देखो इसको हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं आगे समझाऊंगी, पहले इसको पूरा पढ़ो फिर आपको समझ आएगी क्यों। तो हावथॉर्न स्टडी इन्होंने की, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जो थ्योरी है, इसी से ओरिजिन इसका हुआ है। ये इन्होंने कंडक्टिव वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो USA में किया। ठीक है, एल्टन मायो के स्टूडेंट्स गए थे और वहाँ पे इन्होंने 4 फेज में किया। पहला फेज़ क्या है, अब इसको ऐसे याद रखना, IRM, इरम बैंक गई। ठीक है, तो 4 फेजेस में किया। फर्स्ट फेज़ क्या है, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1924 से लेकर 1927 के बीच में किया। यहाँ पे वो इल्यूमिनेशन इफेक्ट देखना चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे कि देखो यहाँ पे पुअर लाइट है ना, पुअर लाइट में ये कितनी इफेक्टिव तरीके से क्या करते हैं, पुअर लाइट में जब उनको कम लाइट रखते हैं, कम लाइट में उनको कितने इफेक्टिव तरीके से वो काम करते हैं, और जब उनको ज़्यादा लाइट रखते हैं तो ज़्यादा लाइट में वो कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला फेज़ उन्होंने 1924 से लेकर 27 के बीच में किया। फिर सेकंड आता है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये उन्होंने एक ही ईयर में किया, 1927 में। और यहाँ पे देखना चाहते थे कि जो उनका वर्किंग कंडीशंस है उनमें कैसा आउटपुट निकलता है। वर्किंग कंडीशन मतलब
यहाँ पे इनका टाइम टेबल चेंज किया। कभी 8 AM से लेकर 3 PM तक रखने लगे, कभी यहाँ पे 3 PM से लेकर 10 PM तक रखने लगे। मतलब यहाँ पे जो टाइम टेबल है उसको चेंज किया जाने लगा। ठीक है, वो ये देखना चाहते थे कि जब हम फिक्स टाइम टेबल रखते हैं तो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलती है, और जब हम टाइम टेबल को चेंज करते हैं एम्प्लॉइज़ की कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलती है। देन आता है फेज़ 3 मास इंटरवीनिंग एक्सपेरिमेंट 1928 से 31 के बीच में उन्होंने किया। तो यहाँ पे मास इंटरवीनिंग में वो फीलिंग्स देखना चाहते थे, इमोशंस देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने लाइट कम ज़्यादा की। अब लाइट कम ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वो सोचेगा। उसके बाद टाइम टेबल चेंज किया। तो जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी, एक दिन मैंने आपको टाइम रखा 5 बजे का, दूसरे दिन मैं 10 बजे का रखूँगी, आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बोलोगे। तो यहाँ पे वो क्या सोचते हैं, उनके क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। तो फीलिंग्स को, इमोशंस को जानने के लिए उन्होंने मास इंटरवीनिंग एक्सपेरिमेंट किया। मतलब उनसे इंटरव्यू लिया जाने लगा सो दैट उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए। ये 1988 टू 1931 के बीच में किया। देन बैंक फायरिंग एक्सपेरिमेंट 1931 से लेकर 32 के बीच में किया। और यहाँ पे ये देखना चाहते थे कि इंडिविजुअली ये कितनी इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं, और जब ये ग्रुप वर्क में होते हैं, सोशल वर्क में होते हैं, ये कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 एक्सपेरिमेंट थे। 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, किसने किए थे? एल्डन मायो के स्टूडेंट्स ने। तो पहला फेज़ था, फिर सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ एंड फोर्थ फेज़। तो आप इसको ऐसे याद रखना, IRM, इरम बैंक गई। इरम बैंक गई क्या है? आई से क्या है? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। पहला इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है। दूसरा हो गया रिले असेंबली टेस्ट रूम, रिले असेंबली टेस्ट रूम। देन आता है मास इंटरवीनिंग, ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईयर भी आप याद रखना। और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या था? पहले ये लाइट से रिलेटेड है। लाइट उन्होंने कम ज़्यादा की, वो ये देखना चाहते थे इफेक्टिविटी कितनी अच्छे तरीके से निकलती। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम है, यहाँ पे वो उन्होंने टाइम टेबल, जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं वो चेंज की। मतलब जो टाइम टेबल था उसमें चेंजेस लाई। थर्ड मास इंटरवीनिंग में पहले उन्होंने लाइट कम ज़्यादा की, फिर टाइम टेबल चेंज किया। अब यहाँ पे वो देखना चाहते थे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। उनकी फीलिंग्स जानने के लिए, उनके इमोशंस जानने के लिए उन्होंने ये किया। और लास्ट पे बैंक फायरिंग एक्सपेरिमेंट है। बैंक फायरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था कि यहाँ पे वो ये देखना चाहते थे कि वो इंडिविजुअली कितनी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं, और वो ग्रुप वर्क में टीम वर्क में कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। ये 4 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। अब जो 4 एक्सपेरिमेंट किए, इनका रिजल्ट क्या निकला? तो इनका रिजल्ट क्या निकला? हावथॉर्न स्टडीज़, हावथॉर्न रिजल्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, हावथॉर्न रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या निकला? तो इन्होंने क्या बोला, आउटपुट क्या निकला इस ये जो 4 एक्सपेरिमेंट किया। तो पहला हमने किया था लाइट से रिलेटेड। तो उनको ज़्यादा लाइट में, मोर, ठीक है, ज़्यादा लाइट में उनको पसंद था। मतलब ज़्यादा लाइट में वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करते थे। जैसे आप जिस टाइम आप सो जाते हो ना रात को, तो अगर आपके सारे जो भी आपके बेडरूम है, बेडरूम की लाइट्स अगर सारी ऑन होंगी, आपको नींद नहीं आएगी। बट अगर सारी ऑफ हो जाएगी, ऑब्वियसली नींद आती है। तो उसी तरह से यहाँ पे उनको ज़्यादा लाइट में काम करना पसंद था। ठीक है, देन ऑर्गेनाइज, उनको टीम वर्क में, जैसे हमने बैंक फायरिंग का पढ़ा था ना कि इंडिविजुअली उनको पसंद है काम करना है टीम वर्क में। बट उनने क्या बोला कि वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स सोशल एनिमल्स है, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी निकली वो ज़्यादा टीम वर्क में निकली, सोशल सिस्टम। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। स्पेशलाइज, देखो जैसे स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर किसने बोला था? टेलर ने बोला था, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको राइट जॉब प्रोवाइड करनी है, राइट पर्सन को, जिनको उन्होंने बोला था फर्स्ट क्लास वर्कर। बट इन्होंने बोला स्पेशलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कोई इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि वर्कर्स के साथ हमने कैसा रिलेशन रखना है? बिल्कुल इनफॉर्मल रिलेशन रखना है, जैसे फैमिली जैसा रिलेशन रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली कैसे? जैसे एक वर्कर है यहाँ पे बहुत सैड है, तो वो अपना 100% एफोर्ट नहीं दे पा रहा है। मतलब जहाँ पे वो 100% लगा रहा था, वो नहीं लगा रहा, वो सैड है, उसका मन कहीं दुखी है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है, मैनेजर का क्या काम है? वो आए इसके पास बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इसके साथ डिस्कशन करे, आपको क्या प्रॉब्लम है। जो भी फॉर एग्जाम्पल इसकी माँ बीमार है, इसकी बीवी वाइफ बीमार है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैनेजर का क्या काम है? फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्सन है, ये जो सैड है, इसकी 30,000 पे है या इसकी 50,000 पे है। तो मैनेजर का क्या काम है? इसके साथ फ्रेंडली, इसके साथ बिल्कुल इनफॉर्मल रिलेशन रखे, बिल्कुल फैमिली जैसा रिलेशन रखे। जो भी इसकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करे। अगर कोई जैसे वाइफ है, वाइफ का डिलीवरी करनी है या कुछ और करना है, इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो मैनेजर का काम है कि कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए उसका इलाज। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो पर्सन है जो अपना 100% नहीं दे पा रहा था, जब मैनेजर ऐसा करेगा तो यहाँ पे वो अपना 200% दे पाएगा। ठीक है, उसको एहसास हो जाएगा, ऑब्वियसली मतलब उसकी फीलिंग्स को इन्होंने समझा। तो वर्कर्स जो है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशन रखना है। जैसे टेलर ने बोला था कि जब वो काम करेंगे उनको इकोनॉमिक रिवार्ड देना है। फॉर एग्जांपल 30,000 अगर पे है तो उनको +2 और 32,000 देना, ये इनका रिवार्ड है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला को इकोनॉमिक, वैसे ही सब कुछ नहीं होता है, नॉन इकोनॉमिक रिवार्ड इंपॉर्टेंट है। प्रेज करना, उनको अटेंशन देना, लीडर की अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कितना दुखी होगा, है ना, आप कहीं दुखी बैठे हो, आपको अगर कोई उठा के 10,000 देगा या 20,000 या 1 लाख दे देगा, बट जब तक ना आपको कोई काउंसलिंग की जरूरत होती है, कभी कभी किसी की जो अंदर से दुखी इंसान होता है, सैड इंसान होता है, वो जब शेयर करता है अपना दुख, तो वो कम हो जाता है, हल्का हो जाता है उसको। तो वही यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक, सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है, नॉन इकोनॉमिक जो रिवार्ड है वो सब कुछ है। प्रेज, अटेंशन लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे डिससेटिस्फाई है लीडर, अगर यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन अमंग वर्कर्स, मतलब यहाँ पे अगर जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज हैं, डिससेटिस्फाइड है, अपने मैनेजर से डिससेटिस्फाइड है, तो वो रिएक्ट कर सकते हैं अपने मैनेजर के अकॉर्डिंग ग्रुप में। ठीक है,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है लीडरशिप स्टाइल कैसा होना चाहिए। यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल बहुत सारे हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक लीडर है, डेमोक्रेटिक लीडर है, लेज़र फेयर लीडर है, पैरेंथेटिक लीडर, बहुत सारे लीडर है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए या लेज़र फेयर होना चाहिए स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो इसी से राइज हुआ है ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। तो रिजल्ट क्या क्या निकला हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, और उसका रिजल्ट क्या निकला, IRM इरम बैंक गई। तो सबसे पहले हमने लाइट से रिलेटेड था, ये इल्यूमिनेशन से रिलेटेड था, लाइट से रिलेटेड कम ज़्यादा लाइट की। तो इसका जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट क्या था कि जब ज़्यादा लाइट होती थी और ज़्यादा लाइट में वो बहुत अच्छे से काम कर पाते थे। वो जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में ये निकला कि जब वो ज़्यादा लाइट में काम करते थे और ज़्यादा लाइट में अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलती थी। फिर टाइम टेबल बार बार जब चेंज करते थे, जब फिक्स रहता था टाइम टेबल, जो टाइम टेबल है जब फिक्स रहता था तो तब अच्छे तरीके से वो काम कर पाते थे, इफेक्टिव तरीके से। बट जब टाइम टेबल रोज़ रोज़ चेंज करते थे, डेली चेंज करते थे, तो क्या होता था, वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते थे। मास इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो शेयर की, तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकलता है। तो जो इंसान है, जैसे टेलर ने बोला था इंसान के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला कि जब इंटरव्यू लिया, इंसान के पास फीलिंग्स भी है, इंसान के पास इमोशंस भी है, इंसान जो है मशीन की तरह काम नहीं कर सकता है, तो उसको उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही हमने काम देना है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड के अकॉर्डिंग देना है। बैंक फायरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट निकला, बैंक फायरिंग एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट निकला कि इंसान जो है वो इंडिविजुअली बोर होता है, इंडिविजुअली वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, और उसको ग्रुप वर्क में, जो ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है, कोऑर्डिनेशन में, कोलैबोरेशन में काम करना बहुत पसंद है, और जब वो टीम वर्क में काम करता है वैसे ज़्यादा इफेक्टिविटी निकलती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, इसी से ये जो ऊपर हमने रिजल्ट बोला, इसी से राइज हुआ हमारे रिलेशनशिप अप्रोच का। तो जो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे रिलेशनशिप अप्रोच का, गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी जो वर्कर्स है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। जैसे टेलर ने बोला था, हमने जो एम्प्लॉयज है उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है, मैन को मशीन की तरह काम करना है, और जो भी हम उनको टाइम दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, हमने उस टाइम को भी रिड्यूस करना है, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। बट इन्होंने बोला कि अगर हमने इंक्रीज करनी है प्रोडक्टिविटी, अपनी कंपनी की वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो हमने उनके इमोशंस को समझना है, हमने उनको इमोशंस को समझना है, वो किस में खुश रहते हैं, लेजर उनकी खुशी में हमारी खुशी है ना, खुशी देखनी है, उनके इमोशंस देखने हैं, उनको समझना है, और जो भी वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम को दूर करना है, तभी हमारी जो कंपनी है उसकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। जो भी अगर जो वर्कर है वो डिससेटिस्फाई है, ये मैनेजर का काम है उसके साथ इनफॉर्मल रिलेशन रखना, और जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको रिमूव करना, इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना है। वर्कर्स को अप्रिशिएट करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है वर्कर्स को कि वो जो अपने आइडियाज़ हैं, जो अपने फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करें। क्या वो इस जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई, अगर नहीं सेटिस्फाई है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो समझनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, ठीक है। टू फॉलो ट्रांसपेरेंट और एक्सेप्टेबल लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना है, रेस्पेक्ट करनी है, समझना है उनकी फीलिंग्स को, ठीक है, इमोशंस को वर्कर्स के। तो ये सारे क्या है ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। अब हम इसकी जो फर्स्ट स्लाइड हमने छोड़ी थी उसको हम पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ आएगा। तो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच जो है इसको हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इंसान के पास इंसान की सोशल नीड भी है, इसकी पैसों के साथ साथ हर एक नीड है, इमोशनल नीड भी है, फिजिकल नीड भी है, सोशल नीड भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड भी है, सबको सारी जो नीड है इनकी, इंसान एक मशीन की तरह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सोशल नीड, इमोशंस ये फील भी कर सकता है, इसको थकावट भी हो सकती है, हमने यहाँ पे इसको रेस्ट देना है, ठीक है। जब भी वो काम करता है, काम करने के बाद थोड़ी बहुत ब्रेक देनी है, थोड़ा बहुत जो रेस्ट है, रेस्ट मिलना चाहिए। ये जो रेस्ट है, रेस्ट एक बेस्ट टेक्निक है, जो भी वर्कर है उसकी जो फटीग है, उसकी जो थकावट है वो इससे रिमूव हो जाती है, वो इससे दूर हो जाती है। ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि जब हम इसको रेपिटेटिवली अगर हम इसको रेपिटेटिवली मतलब बार बार हम इसको क्या बोलेंगे, अब काम करो, ये रेस्ट नहीं करो, इससे क्या होगा, इससे वो लेजी फील होगा और अच्छे तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं निकलेगी, ठीक है। तो उसकी सोशो इकोनॉमिक, दैट्स वाई इसको हम सोशो इकोनॉमिक थ्योरी बोलते हैं। और यहाँ पे देखो क्लासिकल थ्योरी हम किसको बोलते हैं, जो ओल्ड वाली थी, तो क्लासिकल थ्योरी हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को, बट ये न्यू होता है, नया, तो ये नई है इसलिए हम इसको न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था एक कंपनी में, उस कंपनी का नाम है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो शिकागो यूएसए में है। तो मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था क्लिनिकल, दैट्स वाई इसको हम क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं या क्लिनिकल थ्योरी भी बोलते हैं। तो एल्टन मायो है फादर ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच के, ठीक है। एल्टन मायो है फादर। तो आप कैसे याद रखोगे, एल्टन मायो माँ का रिलेशन, माँ इंसान का ह्यूमन रिलेशन है ना, तो इंसान का सबसे ज़्यादा जो प्यारा रिलेशन होता है, इंसान ह्यूमन का रिलेशन जो होता है सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है, नज़दीक माँ के साथ। तो ऐसे याद रखना, मायो, एल्टन मायो माँ के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिजेक्ट करती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ द क्लासिक, जो क्लासिकल थ्योरी है उसको रिजेक्ट करती है। क्लासिकल थ्योरी का मानना क्या है, वर्कर्स की सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिक नीड है, ठीक है। और यहाँ पे सोशल नीड को इन्होंने कंसीडर नहीं किया, जॉब सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं, उनको बिल्कुल मशीन की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बस मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, और यहाँ पे सेंट्रलाइज लीडरशिप मतलब होना चाहिए टॉप टू बॉटम, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करना है, जो लीडर बोलेगा वो उनको ओबे करना ही करना पड़ेगा। जैसे टेलर हो गए, गुलिक, उर्विक, हेनरी फॉल, वेबर, ये कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कंपनी है, उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर रखना है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, और वो जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो इंप्लॉइज को फॉलो करने ही करने हैं विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, ठीक है। बट वुमेन नहीं है, ये ह्यूमन है,
यहाँ पे लिखने में मुझसे गलती हो गई है, तो ये ह्यूमन है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच जो मायो ने दी है, तो मायो ने क्या बोला है कि वर्कर जो है ना, उनकी सिर्फ फिजिकल और जो इकोनॉमिक नीड है वो नहीं है, यहाँ पे वो सोचते भी हैं, उनका दिमाग भी है, वो थक भी जाते हैं, सोशल नीड भी है, इकोनॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, हर एक एस्पेक्ट को उन्होंने फोकस किया है। ठीक है, और अगर हमें अपनी कंपनी की प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो हमें उनकी फीलिंग्स को समझना और उनकी खुशी किस में है, लेजर किस में है, तो उनकी खुशी के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर ने दी है। किसने दी है ये? टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलोव टेलर। और जो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच जो किसने दी, ये एल्टन मायो ने दी, एल्टन मायो। ठीक है, अब इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन्होंने क्या बोला है, टेलर ने बोला है जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को हमने कैसे ट्रीट करना है, ह्यूमंस को हमने मशीन की तरह ट्रीट करना है। ह्यूमन बीइंग मशीन है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ओनली फिजिकल नीड है, फिजिकल नीड हो गई एज वेल एज इकोनॉमिक, बस उनको खाना है और क्या करना है, कपड़े पहनने हैं और पैसे की नीड है बस। बट इन्होंने जो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच जो एल्टन मायो ने दी, उन्होंने जो टेलर ने बोला था ना, टेलर की थ्योरी को उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट किया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कि जो एल्टन मायो ने, जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को हम जैसे टेलर ने बोला था ह्यूमंस को हम मशीन की तरह ट्रीट करेंगे, उन्होंने बोला ह्यूमन को हम मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी इमोशंस हैं, ये भी फील कर सकते हैं, इनके अंदर भी दिमाग है, ये भी कुछ सोच सकते हैं, इनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू जिसमें उनका इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट ही चलना है। ठीक है, यहाँ पे जो टेलर है, टेलर ने क्या बोला था, जितनी सारी कंपनीज है उनको क्या यूज़ करना है, प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन का मतलब क्या है कि ऐसा एक रास्ता है जिससे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कि हमने जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को जो हमने टाइम लाइन दिया है टास्क को कंप्लीट करने का, उस टाइम लाइन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे कि 14 डेज़ में 7 प्रोजेक्ट्स को वो सबमिट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे टेलर के अकॉर्डिंग क्या है कि 14 डेज़, इतनी ज़्यादा डेज़ क्यों दिए, इन डेज़ को रिड्यूस करना है, 7 डेज़ में वो क्या करेंगे, 14 प्रोजेक्ट्स को सबमिट करेंगे। इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी। बट जो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच में, कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो मैनेजर है, मैनेजर को क्या करना है, मैनेजर को एम्प्लॉइज़ के साथ बिल्कुल इनफॉर्मल रिलेशन रखना है। अगर जो एम्प्लॉइज़ हैं, कभी अगर वो सैड भी होंगे, तो सैड अगर होंगे, उनके साथ जब इनफॉर्मल रिलेशन होगा, तो वो मैनेजर उसको सॉल्व करेगा, उसकी फीलिंग्स को समझ के, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके इसको समझेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके किया था। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था, शिकागो कंपनी में किया था। एल्टन मायो ने अपने स्टूडेंट्स को भेजा था शिकागो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में किया था, इन्होंने बोला था वैसे ही हम ट्रीट करेंगे ह्यूमंस को। तो वो एक्सपेरिमेंट पहला फेज़ था IR इरम बैंक गई। ठीक, पहला क्या था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इन्होंने लाइट को कम ज़्यादा किया। ठीक है, और लाइट को कम ज़्यादा किया, और उन्होंने जब रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट में ये देखा कि जब ज़्यादा लाइट होती है, तब जो प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की होती है वो ज़्यादा होती है। फिर बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं है, सॉरी, R है रिले असेंबली टेस्ट रूम। रिले असेंबली टेस्ट रूम, तो रिले असेंबली टेस्ट रूम में उन्होंने देखा, टाइम टेबल को चेंज किया, पहले टाइम टेबल कुछ और रखा, फिर टाइम टेबल कुछ और रखा, तो यहाँ पे देखने लगे कि जब वो फिक्स टाइम टेबल रखते थे, तब उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलती थी। और मास इंटरव्यूइंग में वो उनकी फीलिंग्स को जानना चाहते थे, और फिर उन्होंने जब रिजल्ट निकाला, रिजल्ट में ये देखा कि उनके अंदर फीलिंग्स भी हैं, सोशल फीलिंग्स भी हैं, इमोशनल फीलिंग्स भी है, साइकोलॉजिकल भी, थकते भी है, फटीग भी होता है इनको। ठीक, इनको रेस्ट की भी जरूरत है। और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में वो ये देखना चाहते थे कि वो इंडिविजुअली काम कर सकते हैं या ग्रुप में काम कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा, जब रिजल्ट निकाला, तो टीम वर्क में, ग्रुप में उनको काम करना बहुत अच्छा लगता था। और इसी से क्या हुआ, इसी से राइज हुआ, किसका राइज हुआ, ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच का। बट यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे साइंस के फोकस करना है, साइंस ने दी, दैट्स वाई इसकी जो अप्रोच है, टेलर की अप्रोच है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। इन्होंने सिर्फ साइंस को फोकस किया है। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ये जो हमने अभी किया, आप मुझे कमेंट में आंसर बोलना। तो देखो, टेलर जो है ना, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उन्होंने प्रोवाइड किया मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन फॉर वर्क एंड एम्प्लॉइज। यस, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि जो ह्यूमंस को हमने बिल्कुल कैसे ट्रीट करना है, मशीन की तरह ट्रीट करना है। तो ये सही है। टेलर का कहना क्या है, ह्यूमन के कनेक्शन हैं, ह्यूमन जो इंसान है वो खुश भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, और उनकी खुशी और इमोशन जो है उनको बूस्ट करती है, और इससे हमारी कंपनी की एफिशिएंसी निकलती है, प्रोडक्टिविटी। ह्यूमंस की खुशी उन्होंने नहीं ली, उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। अगर यहाँ पे टेलर की जगह एल्टन मायो होते, फिर हम इस ऑप्शन को करेक्ट करते, बट ये पूरी तरह से गलत है। टेलर ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, पर सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। अच्छा, फिर इसका भी आप मुझे आंसर दे देना कमेंट में। असर्शन क्या बोलता है, रेस्ट ब्रेक्स, जो हम रेस्ट देते हैं वर्कर्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इससे रिकवर होती है फटीग, मतलब जो भी थकावट है ना, वो रिकवर हो जाएगी अगर आप रेस्ट करोगे। ये सही है। वर्कर्स अगर रेपिटेटिव जॉब करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे वो काम
जो फास्ट करते थे वो स्लो हो जाएगी, लेजीनेस हो जाएगी, और जब लेजीनेस हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू टेलर उन्होंने क्या बोला है, अगर वो कम काम करेंगे उनका जो अमाउंट है पे वो भी हम कम देंगे। ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे असर्शन रीजनिंग के जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, वहाँ बिकॉज लगाया करो। तो जब हम रेस्ट देते हैं वर्कर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इससे जो फटीग है वो रिकवर हो जाती है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर वो रेपिटेटिव जो वर्कर्स हैं रेपिटेटिव जॉब में काम करेंगे, इससे क्या होगा, वो लेजी हो जाएंगे, और उनको जब वो लेजी हो जाएंगे कम काम करेंगे और उनको अमाउंट भी कम मिलेगा। इसलिए उनको क्या करना है, इसलिए उनको ब्रेक देनी है। ठीक है, यस, तो ये भी सब कुछ ठीक लग रहा है हमें, तो आंसर इसका ए है। देन ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप मुझे कमेंट में आंसर देना। तो फेडरिक विंस्लो टेलर जो है, इन्होंने क्या दिया है, ये देखो एक ही से निकलता है। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, मूवमेंट भी हम बोल सकते हैं। ए का 4 यहाँ नहीं है, ए का 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर आपको मिल चुका है। फिर जो हमने पढ़े हम उसी से निकालेंगे। एल्टन मायो, तो एल्टन मायो ने क्या दिया है, एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट दिया है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर निकल गया। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा लीडरशिप से रिलेटेड या किसी भी यूजीसी नेट से रिलेटेड, चाहे वो पेपर 1 का हो पेपर 2 का हो, मैं दोनों की कोचिंग देती हूँ। तो अगर आपको किसी को भी पढ़ना है, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो टॉपिक आपके लिए लाऊंगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।